आप माइक ऑफ कर लीजिए अपना और कुछ इम्पोर्टेंट बात समझने का प्रयास करते हैं। ये बेसिकली एक एजुकेशनल क्लास ही है, कोई लेक्चरबाजी में नहीं कर रहा हूँ। आपकी इच्छा है, आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। क्या आपने कभी सुना है कि एक अच्छा जस्टिस तभी दिया जाता है जब आप जो वीक सेक्शन है सोसाइटी का, उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं, इससे पता लगता है कि आपके देश में कैसा जस्टिस सिस्टम है। या फिर टीचर के बारे में यदि कहा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर स्टूडेंट है क्लास में, उस पे आप कितना ध्यान देते हैं, इससे ये पता लगता है कि टीचर किस तरीके का है। ये सारी बातें आपने कहीं कहीं रील्स वगैरह में सुनी होगी। ये बात जस्टिस सिस्टम में भी बिल्कुल सही है। और ये कहा जाता है कि आप वैसे लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से प्राइमा फेसाई आप देख रहे हैं कि कुछ गलती किया है, कुछ गड़बड़ किया है, आपके कई सारे लोगों पे गोली का बौछार कर दिया, एक टेररिस्ट है, एंटी नेशनल टू टू दैट एक्सटेंट है, उसको जस्टिस सिस्टम कैसे ट्रीट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि कोर्ट उससे भी वही लॉ अप्लाई करके ट्रीट करता है तो आप समझिए कि आपका जस्टिस सिस्टम बहुत रोबस्ट है, बहुत ज्यादा मजबूत है। और वैसा ही केस आपके स्क्रीन पे एक सामने दिख रहा है, जो जिसका जो हेडिंग है या साइटेशन है, दैट इज मोहम्मद अजमल आमिर कसा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस के बारे में आप जाने या ना जाने, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में आपको जरूर पता होगा। पता है या नहीं है? पता है जी सर। कौन था? यस सर, ताज होटल वाला। यस यस ताज यस। होटल पे जिसने की। कौन था? कौन था? ये क्या किया था? 2011 ताज होटल ताज फायरिंग। होटल? अच्छा, ताज होटल वाला था? जी सर। पक्का? पक्का सर। या सर कोई ताज होटल थोड़ी था, वो चलो ताज ठीक। होटल फायरिंग किया था। हाँ, ताज होटल का सर कोई मालिक नहीं था, वो ताज होटल में फायरिंग किया था सर, वहाँ कितने लोग को जान चला गया था। जान चला गया था। ठीक है, वेरी गुड। आतंकवादी थे सर। वेरी गुड, वेरी गुड, आतंकवादी था, बहुत बढ़िया बात है। ये केस के बारे में कितने लोग को पता है, ये भी बताएं। सर मेरे को। यस सर। इस पर्टिकुलर केस के बारे में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो उसके बारे में कितने लोगों को पता है? दो लोग को? और लोगों को? सर मुझे ये सुना पता होगा। है। आपको भी पता है? बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई पता है बात। सर। पता है तब भी कुछ ना कुछ सीखेंगे आज। ठीक है। हमारे पास टाइम लिमिटेशन है आज, बट एनीवे, लेट्स सी। इसमें बेसिकली जब अजमल कसाब को पकड़ा गया तो क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि क्या इसको लीगली प्रोसिक्यूट करें, या फिर जिस तरीके से इसने और लोगों पे फायरिंग किया है, माइक ऑफ करके रखेंगे प्लीज, उस तरीके से इसको खत्म कर दिया जाए, रूल ऑफ मैन और भीड़ वाला जो न्याय होता है उस तरीके से। हमारे जो फोर्सेस थे उन्होंने तय किया कि चूंकि ये पकड़ा गया है तो इसे हमारे लॉ के अकॉर्डिंग ही सजा दिया जाए। और इस बात का जब ये केस हुआ, जब इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर किया, तो हमारे देश का जो जस्टिस सिस्टम है उस पे उसकी बहुत सराहना हुई अक्रॉस द वर्ल्ड। अब क्या है ये केस, इसको समझते हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये आया कि चूंकि ये पकड़ा गया है, तो वेदर द स्टेट इज बाउंड टू प्रोवाइड अ लॉयर, और रेदर टू से एन एडवोकेट टू दिस पर्सन और नॉट। यही पूरा का पूरा जिस्ट इसी में। चूंकि ये आतंकवादी है, हमारे देश के लोगों पे आघात किया है, हमला किया है, तो क्या इसको भारतीय वकील इसको प्रोवाइड करना चाहिए क्या? सारे वकील मना कर दिए, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं इसको रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। और जब क्वेश्चन कोर्ट में गया तो जो
गवर्नमेंट के एडवोकेट साहब थे, उन्होंने कहा कि जी इसको प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने डाइवर्स डाइवर्स ओपिनियन लिया, उससे बिल्कुल विपरीत ओपिनियन लिया और कहा कि ये कुछ भी हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास इस पर्टिकुलर कोर्ट में ये जो है एक एक्यूज है, ही इज जस्ट एन एक्यूज लाइक अनदर पर्सन, irrespective of his nationality and the type of offenses, क्या क्वालिटी ऑफ ऑफेंसेस था, कितना ग्रेव था, नहीं था, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट के सामने जब ये खड़ा हुआ है तो एकमात्र एक्यूज्ड है। जज साहब का ये ओपिनियन है। वकील साहब का नहीं नहीं नहीं, इस स्टेज पे तो इसको वकील नहीं देंगे। तो फिर ये आर्गुमेंट हुआ कि हमारे संविधान में या हमारे और लॉज में ये प्रोविजन तो है कि इसको वकील दिया जाए। तो कहा कि वो तो बाद में आएगा, जब ट्रायल शुरू होगा तब आएगा, अभी इस स्टेज पे अभी तो पकड़ा ही गया है, अभी नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। कोर्ट ने मना कर दिया कि ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं, अभी से ही इसको वकील दिया जाए। बाद में ये चीजें जब आगे बढ़ी तो दिस एक्यूज पर्सन हैज रिफ्यूज्ड टू एंगेज एन इंडियन एडवोकेट। तो फिर क्वेश्चन ये पाकिस्तान से पूछा गया, जी आप प्रोवाइड करोगे क्या? कोर्ट ने कहा ठीक है, जहां जिसको जहां इसको इसकी इच्छा है, जहां का वकील चाहिए वहां का दिलाओ इसको। पाकिस्तान को जब सूचित किया गया तो पाकिस्तान ने मना कर दिया कि तो मेरा नेशनल ही नहीं है, मेरा सिटीजन ही नहीं है, तो मैं एडवोकेट क्यों प्रोवाइड करूंगा? तब क्वेश्चन पूछा गया, भाई तेरा देश तो मना कर दिया, अब क्या करना? तब फाइनली एडवोकेट इंगेज किए गए। उनको दो वकील साहब मिले थे इनको टू डिफेंड, और दाद देनी पड़ेगी, लेकिन इन वकील साहब का भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जब डिफेंड किया इसको तो वैसे ही किया जैसे एक वकील को एक अपने क्लाइंट को डिफेंड करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये एक एंटी टेररिस्ट है और हमारे देश के कई सारे लोगों को पे गोली चला दिया, उनको मार दिया। कई बार मीडिया इसको हाईलाइट की कि वकील को ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना ग्रेव इशू हो गया था कि कई थ्रेट्स एडवोकेट को दिए गए कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम आतंकवादियों को बचा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। फाइनली सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ी गवर्नमेंट को वकील साहब के लिए कि इनको कुछ हो ना जाए। और वकील साहब भी वैसे ही कि यदि असाइनमेंट ले लिए तो उसको अंत तक लड़ते रहे कि इसको पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। तो ये खूबसूरती है जस्टिस सिस्टम की, और वही केस यहाँ पे हमें पढ़ने को मिला है। बाद में इस केस के कारण बहुत सराहना हुई हमारे जस्टिस सिस्टम की, जो कि मैं शुरुआत में बता रहा था ना कि आप पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को कैसे डील करते हैं। जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन है, जिसका कोई नहीं है, उसके साथ न्याय सिस्टम किस तरीके से बिहेव करता है, इससे पता लगता है कि आपका जस्टिस सिस्टम कितना रोबस्ट है। खैर, अब आते हैं केस को पढ़ने से। इससे पढ़ने से कहानी के साथ साथ केस भी पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे, और क्या हुआ है, डायलॉग क्या हुआ है कोर्ट में वकील साहब और जज के बीच में या और स्टेक होल्डर के बीच में, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बट बिफोर दैट, जो सीआरपीसी के स्टूडेंट्स हैं हमारे कोर्स के, या फिर एनी किसी भी कोर्स के, होपफुली ऑल आर लॉ स्टूडेंट्स, तो ये बात तो आपको पता होगा कि हमारे लॉज में, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो या सीआरपीसी के प्रोविजंस हो, एक बात क्लियर लिखा हुआ है कि यू कैन इंगेज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ योर चॉइस। ये बात लिखा गया है, चाहे वो संविधान में लिखा हो या सीआरपीसी के प्रोविजंस में लिखा हो, या फिर अब आप बदल के दूसरा कोई नाम लिख दिया, उसमें लिखा हो, हर जगह लिखा हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। तो डायरेक्टली मना तो नहीं कर सकते थे। अब पढ़ते हैं इसको, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि प्रोसीडिंग फ्रॉम द प्रीमाइस दैट फेयर ट्रायल इज एन inalienable right of every person, Mr. Ramchandran submitted that in case of the appellant कौन था? ये मोहम्मद अमीर कसाब था। The constitutional guarantee remained unsatisfied,
because of denial to him of two valuable constitutional rights protections. First, the right to counsel at the earliest, as provided in Article 22 subclause 1 of the Constitution, and secondly, the right to protection against self-incrimination as stipulated by Article 20 subclause 3 of the Constitution. ये वकील साहब कह रहे हैं कि इसको दिया नहीं गया, और यदि नहीं दिया गया और इसको यदि टांग दोगे, यदि इसको फांसी की सजा हो जाएगी या फिर इनको पनिश कर दोगे, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का वायलेशन होगा। एंड इसीलिए इस प्रोविजन का कंप्लायंस जरूरी है, और उसके बाद ही इसको पनिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा जस्टिस सिस्टम एडवर्सरियल सिस्टम पे बेस्ड है, जो ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति कोर्ट के पास जाता है तो कोर्ट ये माने कि वो इनोसेंट है, चाहे वो कुछ भी किया हो, भले जज उसको देख लिया हो करते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट का ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी, कोर्ट्स आर ड्यूटी बाउंड कि वो यही चीज को अप्लाई करे कि जो व्यक्ति हमारे पास आया है वो इनोसेंट है। इसको बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि प्रिज्यूम किया जाएगा वो इनोसेंट है। तो इसी बात पे अपील में वकील साहब बोल रहे हैं उनको, जो कोर्ट को, कि जी ये कंप्लायंस तो हुआ नहीं इस पर्टिकुलर केस में और इसीलिए ये कंप्लायंस के लिए नीचे भेजा जाए, और ये कंप्लायंस होने के बाद ही इसको आगे फॉरवर्ड किया जाए। बट ऑन द इशू ऑफ द राइट ऑफ द सस्पेक्ट or the accused to be represented by a lawyer, we find Mr. Subramaniam's submission equally unacceptable. Mr. Subramaniam contends that Article 22 subclause 1 merely allows an arrested person to consult a legal practitioner of a choice, and the right to be defended by a legal practitioner crystallizes, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, लॉ स्टूडेंट ध्यान समझिएगा। करा ये जो लिखा हुआ है वो बात ठीक है, लिखा हुआ है, लेकिन ये कब इफेक्ट में आता है, कब क्रिस्टलाइज होता है? क्योंकि सीआरपीसी में आपको बताया हूं कि केस का स्टेज क्या क्या होता है, पहले क्या होता है, पहले कंप्लेंट होगा, फिर उसको एफआईआर दर्ज किया जाएगा, उसके बाद कैसे आगे प्रोसीडिंग होगा ये आपको पता है। तो यहां पे कह रहा है ठीक है लिखा हुआ है, देखो देखो वकील किस तरीके से डिफेंड करते हैं, जो गवर्नमेंट के वकील हैं वो कैसे डिफेंड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज को, कि ठीक है लिखा हुआ है, आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ये जो इफेक्ट में आएगा, ये not at this stage when the accused has been arrested by the state, by the police, not at this stage. His right commences only when he is put to trial. ये गवर्नमेंट के वकील साहब का सबमिशन है। देखो दोबारा पढ़ते हैं। आर्टिकल 22 merely allow arrested person to consult a legal practitioner of a choice, and the right to be defended by a legal practitioner crystallizes only, माइक ऑफ कर लीजिए अपना, यदि इंटरेस्टेड नहीं है तो छोड़ दीजिए, जाइए एंजॉय कीजिए, लेकिन माइक ऑफ कीजिए। Practitioner of a choice and the right to be defended by a legal practitioner crystallizes only at the stage of commencement of the trial in terms of section 304 सीआरपीसी। बोला ठीक है लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, सीआरपीसी में लिखा हुआ है, बात सही है, लेकिन ये इफेक्ट में तब आएगा जब ट्रायल शुरू होगा, और अभी तो ये पकड़ा ही गया सर, तो अभी क्यों? ये आर्गुमेंट स्टेट का है। वी फील दैट सच अ व्यू इज क्वाइट इनकरेक्ट। कोर्ट का व्यू है कि वी फील दैट द सच अ व्यू इज क्वाइट इनकरेक्ट एंड अनसपोर्टेबल फॉर टू रीजंस। फर्स्ट, such a view is based on an unreasonably restricted construction of the constitution and statutory provisions, and second, it overlooks the socio-economic realities of the country. अब क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जब डिस्कशन हो रहा है तो ये सिर्फ इसको लेकर के नहीं होगा कि ये दूसरे कंट्री का व्यक्ति है तो लॉ उसके अकॉर्डिंग नहीं इंटरप्रेट किया जाएगा, लॉ को तो यूनिवर्सली इंटरप्रेट करते हैं। और इसमें कहा गया, कोर्ट का ये व्यू है कि देखो हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को देखो, आप गरीब लोग हैं, यदि ट्रायल में इसको यदि आप वकील प्रोवाइड करोगे तो उससे पहले का सारा स्टेज खराब हो जाएगा, केस खराब हो जाएगा, फिर क्या करोगे? इसको सही से डिफेंड करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए ये नहीं होगा। आर्टिकल 22 वन ऑफ द, मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये आर्टिकल और ये सब प्रोविजन पता है, क्योंकि जो सीआरपीसी में थे स्टूडेंट्स उनको आइडिया था, इसलिए मैं ज्यादा इसके अंदर नहीं जा रहा हूं। ये मैं मान रहा हूं कि आपको पता है। कुल मिलाकर ये समझिए जो भी प्रोविजंस यहाँ पे बताए गए हैं वो बात करता है कि आपको फ्री
ट्रायल के लिए एडवोकेट लेना आपका अधिकार है, वो भी कैसा एडवोकेट, आपके चॉइस का। इसीलिए इसको चॉइस दिया गया, पाकिस्तानी कैदी चाहिए तो कोई बात नहीं, तुम पाकिस्तानी वकील साहब ले आओ, लेकिन पाकिस्तानी जब मना कर दे तो क्या करे। तो आर्टिकल 22(1) सब क्लॉज 1 was part of the constitution as it came into force in so and so. The criminal procedure code so and so that substituted so and so came into force in so and so. The criminal procedure code, as correctly explained by Mr. so and so in his submission, incorporated the constitutional provision regarding the protection of the accused person, accused against self incrimination. The criminal procedure code also had a provision in section 304 regarding access to a lawyer, to which Mr. Subramaniam alluded in support of his submission, that the right to be defended by legal practitioner would crystallize only on the commencement of the trial. But the constitution and the body of laws are not frozen in time. अब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि तुम बांध थोड़ी सकते हो, but the constitution and the body of laws are not frozen in time. They comprise an organic structure developing and growing like a living organism. आपने पार्लियामेंट में सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मुझे याद है स्मृति ईरानी का भाषण में, कि हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जीता जागता कुछ कुछ बोलती थी ना, ऐसा याद है आपको? कुछ कुछ बोलती थी ऐसा यार, जीता जागता वो है कुछ ऐसे करके पूरा चिल्लाती थी। ठीक है, तो ये यही बात जो जज साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी ये ऑर्गेनिक चीज है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, डेवलपिंग एंड ग्रोइंग लाइक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी कैन नॉट पुट इट बेटर देन इन द वाइब्रेंट वर्ड्स ऑफ जस्टिस। अब देखो, जस्टिस बोस के बारे में यहाँ बताया गया है, जो किसी और केस में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, बहुत पुराना जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको पढ़ते हैं, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जज साहब लिखते हैं, और क्या लिखते हैं यहाँ पे पढ़िए एक बार। पैरा 85 में कहते हैं, उस जजमेंट में, ये अनवर अली सरकार वाले में, यहाँ पे कहते हैं कि आई फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड दीज पोर्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट रिगार्ड टू द बैकग्राउंड आउट ऑफ विच दे एरोज। I cannot blot out their history and omit from consideration the brooding spirit of times. They are not just dull, lifeless words, static and hidebound as in some mummified manuscript, but living flames, living jinda flames hai, intended to give life to a great nation and order its being. Tongue of dynamic fire, potent of mold, the features well as guide the present. The constitution must, in my judgment, be left elastic enough to meet from time to time the altering conditions of a changing world with its shifting emphasis and different needs. तो इस पर्टिकुलर जजमेंट को यहाँ पे कोट कर दिया गया। एडवर्सेरियल सिस्टम में ऐसा ही होता है कि जो प्रेसिडेंट है, पहले जो किसी जजमेंट में लिखा गया है, उसके रेलेवेंट पैराग्राफ्स को, जिसको रेशियो बोलते हैं, दीज आर नॉट ऑर्बिटर डिक्टा। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंटरप्रिटेशन के बारे में यदि बात किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कह रहा है कि भाई ये जो है ये जिंदा है, जिंदा चीज है, ऐसा लगता है कि वो जीवित है, और हर स्थिति में अपने आप को मोल्ड करके वो आपको बचाता है। तो यदि इस प्रोविजन में क्लियरली नहीं भी लिखा गया कि किस स्टेज से आपको मिलेगा एडवोकेट, फिर भी मोल्ड करके उसको राइट इंटरप्रिटेशन करना कोर्ट की जिम्मेदारी है, कोर्ट का काम है, और कोर्ट ये इंटरप्रेट की है इस पर्टिकुलर जजमेंट में कि चाहे वो लिखा है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको फ्रॉम वेरी इंसेप्शन, द मोमेंट द पर्सन हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, ही इज इंटाइटल्ड फॉर द रिलीफ अंडर दीज प्रोविजंस ऑफ लॉ, और उसको एडवोकेट मिलने चाहिए ऑफ हिज चॉइस। तो जो आर्गुमेंट ये कह रहा है कि बाद में जब ट्रायल शुरू होगा, आफ्टर फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट एंड सो फोर्थ, these arguments were actually negated by the honorable court. I feel therefore that in each case judges must look straight into the heart of things and regard the facts of each case correctly, much as a jury would do, and yet not quite as a jury, for we are considering here a matter of law and not just one fact. Do these laws which have been called in question offend a still greater law before which even they must, छोड़ो ये सबको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि in the more than 4 decades that have passed since true
to the exoration of Justice Bose, the law, in order to serve the evolving needs of Indian people, has made massive progress through constitutional amendments, legislative action, and not least through the pronouncement of by this court. अब देखो ये जजमेंट जो था वो कब का था, देखो 1952 का है, 1952 का है। ये केस कब डिसाइड हो रहा है, 2012 में। 1952 और 2012 में इसको कोर्ट हो रहा है। तब जज साहब बोल रहे हैं कि जी ये बहुत पुराना था और ये बिल्कुल बोस साहब ने बिल्कुल सही लिखा था। और यही कारण है कि अब यदि हम देखेंगे तो देख रहे हैं कि इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स हो गए हैं, लेजिस्लेटिव एक्शंस हुए हैं, और प्रोनाउंसमेंट, इस कोर्ट के कई सारे प्रोनाउंसमेंट हुए हैं, जजमेंट्स हुए हैं, विच इज ऑल्सो इक्विवेलेंट एज अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। और फिर आर्टिकल 39(1)39A की बात करता है, जो फ्री लीगल एड की बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, केम टू बी इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd अमेंडमेंट 1976 with effect from so and so as part of the directive principle of state policy। और 39A ये कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं और उसी पे चूंकि ये केस है इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं। तो कह रहा है कि वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा था कि अब क्या हो रहा है, कि अब क्या हो रहा है कि ये चीजें बिल्कुल सही दिख रही है कि चीजें बदली है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई मुर्दा चीज नहीं है, ये जिंदा है। और ऐसा फील होता है जब ये चेंज होता है, अपने आप में बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट करता है, और खास करके तब जब हमारे पास, जब कोर्ट के पास ये मैटर आता है, इसको कंस्ट्रू करने के लिए, इसको डिसाइड करने के लिए कि इसको, इसका मतलब क्या होना चाहिए प्रोविजंस का, कोई भी प्रोविजंस हो कॉन्स्टिट्यूशन का। तो 39A के बारे में भी बताया जाता है कि देखो इसमें इंसर्ट किया गया, बाद में ये किया गया। इन फर्दरेंस टू द डिनायल ऑफ 39A, Parliament enacted a Legal Services Authorities Act 1987 that came into force in 1995. The statement of objective and reasons of the act insofar as the relevant for present read as, अब इसका क्या पर्पस था उसके बारे में क्या बताया गया है। जब ये अमेंडमेंट आया तो बोला गया टू इंश्योर दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज। तो ये अलग अलग प्रोविजंस को जोड़ करके जज साहब बता रहे हैं कि देखो भले उसमें ना लिखा हो, लेकिन समय समय पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ना कुछ बदलाव लाया, और इन तमाम बदलाव का एक ही सार है कि आप लोगों को जस्टिस करें, और उनको जो नहीं है, जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको सिर्फ इसलिए कि वकील उनके पास नहीं है, उनको मत पनिश करो, उनको प्रोवाइड करो एडवोकेट जो उनको डिफेंड करे टू बेस्ट ऑफ हिज और हर कैपेबिलिटीज, और उसके बाद उसको पनिशमेंट कोर्ट दे दे तो वो बात अलग है। फिर यही सेक्शन 12-13 ऑफ द इतना सो एंड सो लीगल सर्विसेज ये सब प्रोवाइड करता है कि जी आप इसको इसको किसको किसको मिलेगा लीगल सर्विसेज, इसके बारे में बात करता है। All the development clearly indicates the direction in which the law relating to access to a lawyer legal aid has developed and continues to develop. It is now rather late in the day to contend that Article 22 subclause 1 is merely an enabling provision. The advocate of the state was arguing before a few paragraphs that this is merely an enabling provision, and therefore it should not be taken very seriously. And the stage when the accused will get the access to a lawyer, that will come later on at the stage of trial, when the trial commences, when charges will be framed. अभी तो पहले है। तो ये आर्गुमेंट को माननीय कोर्ट ने बिल्कुल हटा दिया कि जी ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा हम नहीं कर सकते। And this leads us to a second ground for not accepting Mr. Subramaniam's submission on this issue. Mr. Subramaniam is quite right, and we are one with him in holding that the provisions of CRPC and Evidence Act fully incorporate the constitutional guarantee, and that the statutory framework for criminal process in India affords the fullest protection and personal liberty and dignity of the individual. We find no flaws in the provisions in the statute book, but the devil lurks in the faithful application and enforcement of those provisions. It is common knowledge, of which we take judicial note, that there is a great hiatus between what the law stipulates
and the realities on the ground in the enforcement of law. The abuse of the provision of CRPC are perhaps the most subversive of the right to life and personal liberty. तो कहा गया है कि जो प्रोविजन लिखा हुआ है उसको हम बहुत सीरियस ले रहे हैं, और यदि इन प्रोविजंस का नहीं होगा यूज तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये पर्सनल लिबर्टी को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं चाहता है। और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहता है तो ये कोर्ट जिसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखना, वो तो कभी नहीं चाहेगा। इसीलिए जो स्टेट आर्गुमेंट कर रहा है कि इसको वकील नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये बिल्कुल फ्लॉज है, बिल्कुल गलत है, और इसको एडवोकेट प्रोवाइड करा जाए। द मोस्ट प्रेसियस राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट human right of an individual. Access to a lawyer is therefore imperative to ensure compliance. क्या कर रहे हो भैया ये? हाँ, ensure compliance with the statutory provisions which are of high standard in themselves and which if duly complied with will leave no room for any violation of constitutional provisions or human rights abuses. मतलब यहाँ पे कह रहा है कि देखो, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, यदि उसको मारना है ना, यदि वो गलत किया है और उसको सजा देनी है, तो हमें इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ही देनी चाहिए। अदरवाइज रूल ऑफ मैन नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ मैन हो जाएगा कि अपने आप काम करेंगे, और इससे हमारा जस्टिस सिस्टम बहुत कमजोर हो जाएगा। फिर हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कि जी जब दूसरे देश का बंदा कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने बायस होकर के काम किया, ये कोई नहीं कहेगा। सारे लोग बिल्कुल रिजॉइस करेंगे डिसीजन को कि यार जो भी हुआ, पैसे लगे, कई करोड़ रुपए लग गए इसके सिक्योरिटी में, इसमें कोर्ट कचहरी के खर्चे में, लेकिन पूरा विश्व जो है ये कहा कि नहीं, काम तो बढ़िया हुआ, बिल्कुल जस्टिस दिया गया। और कई बार कहा भी जाता है कि जस्टिस सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल वाले केस में जस्टिस जो जज साहब थे, उन्होंने जब बेल दिया था, उसमें लिखा था बेंजामिन फ्रैंकलिन, कौन था, फ्रैंकलिन या कोई और था, उसके बारे में उसका स्टेटमेंट लिखा था कि दिखना चाहिए। अब इसके बीच में ना और भी कुछ केसेस हैं, उसको यदि पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू दे देता हूं। इन एनी केस वी फाइंड दैट द इशू was settled long ago and in no longer open to a debate. अब कह रहा है ये जो डिबेट अभी 2012 में हो रहा है इस केस में, this is not at all required, not at all required, because ये already settle हो चुका है। This has been already settled by the court in हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1980 की बात है। The article emphasized that the free legal aid was an inalienable element of reasonable, fair and just procedure. For without it, a person suffering from economic or other disability would be deprived from securing justice. ये पैराग्राफ 7 ऑफ द जजमेंट यहाँ पे बात करता है। तो जज साहब ये भी कहते हैं कि भाई इसमें तो ऑलरेडी सेटल हो चुका है, मैटर ऑलरेडी सेटल हो चुका है। दिस इज नो मोर रेस इंटीग्रा, दिस क्वेश्चन हैज बीन ऑलरेडी डेल्ट विद बाय दिस कोर्ट इन सो एंड सो जजमेंट। और उसमें कहा गया है कि भाई एवरी पर्सन के पास ये राइट है कि वो वकील को कर सकता है और स्टार्टिंग से कर सकता है। तो ये जो बात आपने कही है वो एक्चुअली क्या है, वो ठीक नहीं है। और कई सारे केसेस के बारे में ये बताया गया है, चाहे वो हुसैन आरा खातून वाला केस हो, या फिर आपने सुना होगा भागलपुर ब्लाइंड वाला जो केस हुआ था, जिसमें आंखें फोड़ तेजाब वो कर दी थी, उस पर्टिकुलर केस में भी इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि यहाँ भी इन फेमस केस ऑफ ब्लाइंडिंग ऑफ द प्रिजनर्स इन बिहार, this court reiterated that the right to free legal aid as an essential ingredient of due process, which is implicit in the guarantee of Article 21 of the Constitution in para 5 so and so। ये दो जजमेंट को एम्फेसाइज किया और कहा कि दोनों जजमेंट में क्लियर कर दिया गया है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, ये फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो एनी डिविएशन फ्रॉम not providing a legal practitioner of a choice would be detrimental, and that will be in violation of the fundamental right of the person, and more specific Article 21, which talks about the right to life,
not only to the citizens of this country, but anyone, any person who is at that time who is residing in the country, तो उसमें क्या होगा, ये अप्लाई होगा। और चूंकि 21 का पार्ट है ये, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये कंप्लाई तो करना पड़ेगा सर, दूसरा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तो इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा वाला जजमेंट है हुसैन आरा खातून वाला, ये जो है, राइट टू फ्री लीगल सर्विसेज क्लियरली एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ रीजनेबल फेयर एंड जस्ट प्रोसीजर फॉर अ पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, and it must be held implicit in the guarantee of Article 21, and the state is under a constitutional mandate. The state is under a constitutional mandate to provide a lawyer to an accused person if the circumstances of the case and the need of justice so require, provided of course the accused person does not object the provisions of such lawyer. तो ऑब्वियसली कहता है कि यदि वो नहीं लेना चाहता तो बात अलग है, लेकिन आपको देना तो पड़ेगा। ये आर्टिकल 21 की बात करता है और कहता है 21 में ये ऑलरेडी निहित है, तो आपको देना पड़ेगा। और इसी सारे पहले के जजमेंट्स में जो बातें लिखी गई है उसके बारे में बात करता है कि आप देख लो, शुरुआत में ही ऐसा है, तो अब 2012 में आप ये आर्गुमेंट थोड़ी करेंगे कि जी नहीं देंगे। ये तो बहुत पहले सेट हो गया, चाहे भागलपुर अखपड़वा कांड हो या फिर हुसैन आरा खातून वाला केस हो, कोई भी केस हो, ये सब सेटल्ड लॉ है। और चूंकि ये सेटल्ड लॉ है तो इसको बार बार उसी चीज को डिबेट करने से क्या फायदा। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये तो अब रहा नहीं, क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑलरेडी सेट हो गया है। और यदि क्वेश्चन ऑफ लॉ एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे कोर्ट्स पे अप्लाई होगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तो ऑलरेडी सेटल्ड है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अब ज्यादा आर्गुमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे। और इस तरीके से इसको पढ़ना, यदि आप पूरा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे आर्गुमेंट्स को, ये जज का काम होता है कि जब आप लिखते हैं जजमेंट तो कोई भी ऐसा पॉइंट ना बचे जो एडवोकेट ने आर्ग्यू किया है और आप उसका एक्सप्लेनेशन ना दें। तो ये जितने भी जजमेंट्स लिखे जा रहे हैं वो बेसिकली ये रीजनिंग दिया जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि देखो इस जजमेंट में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि जी ये जो है ये बेसिकली क्या है, ये एक फंडामेंटल राइट है, और सिर्फ इसलिए कि ये पाकिस्तानी सिटीजन है इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। अब ये दो पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। बट द फेलियर टू प्रोवाइड अ लॉयर टू द एक्यूज एट द प्री ट्रायल स्टेज मे नॉट हैव द सेम, इसको छोड़ दो, ये वाला पढ़ो जो ये पाकिस्तान ने जब मना कर दिया इसको। द अपलेंट रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ इंडियन लॉयर, अब इंडियन लॉयर इसको दे दिया गया कि ठीक है आप इंडियन लॉयर से डिफेंड करेंगे, और जब ये चीजें आगे बढ़ी तो यहाँ पे ये मना कर दिया, जी नहीं हमें नहीं चाहिए इंडियन लॉयर, हमें पाकिस्तानी लॉयर चाहिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान का हूं। तो पाकिस्तान से पूछा गया तो वही कह रहा है कि पाकिस्तान ने मना कर दिया कि मेरे देश का नहीं है। द अपलेंट रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ एन इंडियन लॉयर एंड हिज डिमांड फॉर अ लॉयर फ्रॉम हिज कंट्री कैन नॉट बी एनीथिंग बट हिज ऑन इंडिपेंडेंट डिसीजन। इसमें भी देखो कोर्ट की महानता देखो, कहा कि हमारा लॉ तो कहता है कि he can choose a lawyer of his own choice। तो कह रहा है कि यदि वो पाकिस्तान का ही वकील चाह रहा है तो ये तो उसका ऑन इंडिपेंडेंट डिसीजन है ना, और हमारे लॉ में ये बात लिखा हुआ है, तो करा दो, कोई बात नहीं, पूछो। लेकिन जब खुद ही देश मना कर रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो आगे क्या कहता है, द अपलेंट रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ इंडियन लॉयर एंड his demand for lawyer from his country cannot be anything but his own independent decision. The demand for a Pakistani lawyer in those circumstances, and especially when Pakistan was denying that the appellant was even a Pakistani citizen, might have been impractical। बोला ये तो अब impractical हो गया, आप बोल रहे हो मुझे पाकिस्तानी लॉयर चाहिए, पाकिस्तान डिनाई कर रहा है कि तुम उसके सिटीजन ही ना हो, क्योंकि जिस दिन एक्सेप्ट करता तो उसका खटिया खड़ी हो जाता। इवन बोल रहा है कि ये नॉट ओनली इम्प्रैक्टिकल, सिर्फ इम्प्रैक्टिकल ही नहीं है बट इवन फुलिश, ये फुलिश भी है। बट द मैन सर्टेनली डिड नॉट नीड एनी एडवाइस फ्रॉम एन इंडियन कोर्ट। तो लेकिन अब कोर्ट देखो यहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया कि ठीक है, जहां तक लॉ की बात है आपको पूरा मौका दिया गया, आप पाकिस्तानी लाएं, आप कहीं यूएसए के ले आए, आप यूके के ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडियन लॉ
इस तरीके से मोल्डेड है, इतना बड़ा है, विशाल हृदय वाला है कि आपको एकोमोडेट कर दिया कि ठीक है कहीं का एडवोकेट रहेगा, ऑफ योर चॉइस की बात करता, तुम कर दो। लेकिन इन द सर्कमस्टांसेस व्हेन योर ओन कंट्री रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट यू एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो दिस पर्टिकुलर चॉइस और दिस पर्टिकुलर selection of a lawyer of a particular country is impractical। ये कोर्ट का सबमिशन है, इवन फुललेस। बट फिर कोर्ट कहता है बट, अब यहां तक तो ठीक है, अब ये कोर्ट आपको नहीं बताएगी, नहीं बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए, एडवाइस नहीं देने के लिए। कोर्ट्स आर नॉट मेंट टू गिव यू एडवाइस। हम यहाँ पे एडवाइस नहीं देते। तो वही कहता है कि इवन फुलिस, बट द मैन सर्टेनली डिड नॉट नीड एनी एडवाइस फ्रॉम एन इंडियन कोर्ट और अथॉरिटी एज टू हिज राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं एडवाइस नहीं दूंगा, आप देख लो। ही वॉज एक्टिंग क्वाइट इंडिपेंडेंटली एंड इन हिज माइंड ही वॉज अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी एट द वॉर विथ दिस कंट्री। ये बात मेंशन करता है। लेकिन देखिए थोड़ा भी कोर्ट बायस नहीं हुआ है इसमें और बहुत सिस्टमेटिकली डील किया है। द appellant finally asked for a lawyer, apparently convinced by then that no help would come from Pakistan or anywhere else. He was then immediately provided with a set of 2 lawyers. In the aforesaid facts, we are firmly of the view that there is no question of any violation of any of the rights of the appellant under the Indian Constitution. He was offered the services of a lawyer at the time of his arrest and all relevant stages in the proceedings. We are also clear in our view that the absence of a lawyer at the pre-trial stage was not only as per the wishes of the appellant himself, but that this absence also did not cause him any prejudice in the trial. तो इस तरीके से कौन ये कलाकारी कर रहा है मेरे अलावा? किसी और का लग रहा है राइटिंग भाई, है ना? कोई और कर रहा था ना ये? मैंने तो यस नहीं, सर, अभी कोई किया। है ना? मत करो कलाकारी। तो फाइनली ये चीज करने के बाद कोर्ट ने उसको डिसाइड किया और बाद में बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने इसको क्रिटिसाइज किया कि 4 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इसके सिक्योरिटी में, इसको तो रोड चौराहे पे मार करके और इसको खत्म कर देते। तो मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, आर्टिकल 21 को, जो बिल्कुल कहता है कि जी यदि किसी की जिंदगी लेनी भी है तो आप प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ ही लेंगे। और अब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ मतलब ये नहीं हुआ कि पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बना दिया कि इसका आंख निकाल लेना तो आंख निकाल लोगे। दैट हैज टू बी बैकअप्ड बाय द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ये जजमेंट आपको ये बताता है कि सिर्फ लॉज लिखा हुआ नहीं है, इसका अप्लीकेशन भी है, इंप्लीमेंटेशन भी है, कोर्ट्स इसको इंप्लीमेंट करती है चाहे जो भी हो। तो इनको प्रोवाइड किया गया, इन्होंने मना कर दिया, तो फाइनली चीजें खत्म हो गई और इस तरीके से इनको एज पर लॉ पनिश किया गया। ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई? यस आ सर। गई सर। तो इस जजमेंट को क्या करना है, दोबारा जाके क्या करना है, पढ़ना है और उसके बाद डिसाइड करना है। 2-3 जजमेंट इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेना है। इस तरीके से आप सीखेंगे कि जजमेंट कैसे पढ़ना चाहिए, ये भी सीखने वाली बात है और आपका जो है ना मजबूत होगा, लॉ पे कमांड आएगा। इज इट ओके? यस सर। और कुछ यस सर। किसी को ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया हो? नहीं सर, समझ में आया। एक तो केस आपने पढ़ा दिया ऑलरेडी। हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन? आप बाद में फोन कीजिए, अभी बिजी हूँ। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलना। नहीं सर, समझ में आ गया। समझ एक में आ केस गया? इसमें पढ़ा हुआ है, कौन कुशल सा? नारायण, स्टेट ऑफ बिहार। अच्छा अच्छा, क्या था इसमें, पता है तो आपको? फ्री लीगल एड का आपने पढ़ा था ना 12th क्लास के एनसीईआरटी में। अच्छा, तो 12th वाले स्टूडेंट हैं आप, क्या करते हैं अभी? तो बहुत पहले पढ़ाया होगा, 3-4 साल पहले। क्या करते हैं अभी आप? यस नहीं सर, सर, 2 साल 2020 पहले से ही पढ़ा किया। था। अभी तो सर हाँ, ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हुआ है अभी तुरंत। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है अभी? बहुत जी सर। बढ़िया, वेरी गुड। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? एक दिन मीटिंग रखेंगे सारे ओल्ड स्टूडेंट का, फिजिकल मीटिंग, नॉट ऑनलाइन, ऑफलाइन। क्या बात सही है?
लेकिन यस दिल्ली सर। वाले ही आ पाएंगे सिर्फ। यस सर। मैं महाराष्ट्र यस में हूँ। सर, बाहर वाले कैसे आएंगे सर? बाहर वाले फिर आएंगे, उनका व्यवस्था किया जाएगा और क्या। यस सर, सब रखा जाए। ठीक। और क्या कर रहे हैं आप लोग, सब बढ़िया? यस सर। सर जी सर। बेरोजगार है। बेरो यस बेरोजगार क्यों है भाई? रोजगार आप खुद ही रोजगार दीजिए लोगों को। आप क्यों बेरोजगार है भाई? लॉ पढ़ने सर के बाद कौन बेरोजगार रहता है? लॉ पास करने के बाद सर एनरोलमेंट कराए हैं और आपसे सीख रहे हैं वापस से। वेरी गुड, तो अभी वेरी घर गुड। घर पे होने की वजह से सर हम लोग बेरोजगार ही तो हैं। घर छोड़ दीजिए। मैंने छोड़ा ना घर, आप भी छोड़ दीजिए, कौन मना किया? नहीं छोड़ेंगे यस आप, सर। लेकिन तो कैसे होगा? सर 2 बच्चे हैं छोटे। अब वही सारी समस्याएं हैं ना, तो अब मैं क्या कमेंट करूं इस पे? और हमको घर वाले नहीं छोड़ रहे हैं। आप छोड़ दीजिए घर वाले को। चलिए, जाने मजाक कर दो। रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। घर वाले को भी साथ लेके जाना है, लेकिन हाँ, कुछ हद तक आपको कहीं ना सर कहीं निर्भया सेक्रीफाइस केस करना में भी पड़ता। तो सर सब कुछ होते हुए भी इतना टाइम लगा था सर, क्यों? समय लगता है। क्विक जस्टिस, आज देखो वेस्ट बंगाल में एक वीडियो आया है, क्विक जस्टिस दिया जा रहा है, रोड चौराहे पे इन्वेस्टिगेशन सबको पकड़ के मार पीट कर रहे हैं। क्या यस सर, कौन सा लेकिन इंसाफ सभा लगा रहे हैं? ऐसे ऐसे सर थोड़ी चलता है, समय सर ये लगता जो है। न्यू लॉ आ रहा है सर, उसके वजह से क्या हमें जस्टिस और जल्दी मिल पाएगा या फिर वैसे ही देरी होते रहेगा? और देर होगा। और यस सर, सीआरपीसी लंबा हो गया थोड़ा। और देर होगा, पहले तो अभी 2-4 साल लगेगा समझने में सबको। वकील और जज तो फिर भी समझ जाएंगे, पुलिस वाले का तो हालत खराब हो जाएगा। वैसे ही अरे 50 पुलिस को साल में पावर तो भी उनको ज्यादा समझ दे में दी है। आता है। अरे सर पावर पुलिस छोड़ो ना, पावर को सर कोर्ट से। पुलिस जी वालों सर। को नए लोग के लिए ट्रेनिंग भी मिल रही है। अरे ट्रेनिंग तो बहुत चीज के लिए मिलती है। कितना ट्रेंड है अभी। 1973 में आया था, ये 2024 चल रहा है ना सर। कितना ट्रेंड है आपके पुलिस वाले, आपको पता है? यस सर। तो फिर अभी क्या होगा, अभी फिर 50 साल जोड़ लीजिए अभी और, 2024 प्लस 50। ट्रेनिंग तो छोड़ ही दो। ठीक है। सर इसके अंदर सर जो नया लॉ है इसके अंदर पुलिस को ज्यादा पावर दी है सर। कोई बात नहीं, हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। टेंशन मत लीजिए, अभी एक बार आने तो दीजिए। कल से शुरू है ना? आज आज तक तो ठीक यस है, सर। कल से है ना? यस। तो जितना जिसको। सर एक यस बार इनके सर। पावर। हम्म। हेलो। यस यस। सर एक बार इनके पावर से रिलेटेड सर बता देते हैं। बता देंगे, बता देंगे। मैं कराऊंगा, कंडक्ट कराऊंगा क्योंकि सर सेमिनार या। मेरे साथ एक ऑफेंस हुआ है सर, मैं 24 आवर्स हो गया, मैंने उनको कंप्लेन दिया है, रिसीव भी करा लिया, लेकिन 24 आवर्स के बाद भी वो एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये लोग ढीठ हैं। आपको जो प्रोसेस पता है उसको आप फॉलो कीजिए, तभी जी होगा। सर। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हैं कोई? और सर इसके अंदर सीआरपीसी जो 156/3 था ना सर, वो निकल गया क्या सर? नहीं नहीं, निकलना तो नहीं चाहिए, ऐसा कैसे निकल जाएगा भाई? वो उसके अंदर सर अब पूरा पावर है वो पुलिस को दे दिया कि वो लोग चाहे तो केस मतलब एफआईआर कर सकती है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ये सर कोई बात, ऐसा होता है। करेंगे, इस पे बात करेंगे। एक बार इम्प्लीमेंट होने दीजिए इसके। एक एक प्रोविजंस जो डिफरेंस हैं, जो डिफरेंट है, और जिसमें चेंजेस किए गए हैं, उसको डील हम्म, करेंगे और समझेंगे। नहीं, बढ़िया से हाँ समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। गाड़ी नहीं छूट रही है, यहीं पे हैं हम। सर, अब हमें जैसे कि हेलो मैं सर। सेकंड ईयर में हूँ, तो आईपीसी मैंने कवर कर लिया है, तो मेरे को पुराना वाला भी और न्यू वाला दोनों ही याद करने पड़ेंगे, अरे क्योंकि जो पुराना पुराने नया क्या होता है, याद क्या करना होता है? लॉ में याद वाद कुछ नहीं करना होता है। कंसेप्ट समझिए और किताब लेके जाइए। जजेस को सब कॉन्सेप्ट याद तो है सर क्या? क्लियर है बस आईपीसी क्लियर से। है तो क्लियर है, तो फिर मोर कौवा जो है मोर का पंख लगा लेगा तो क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा क्या? नो सर। फिर तो टेंशन क्यों ले रहे हो? फिर किताब रखो अपने पास, और प्रोविजंस पता है। थोड़ा दिक्कत होगा, समझ में आ जाएगा, है ना? थैंक यू कॉस्मेटिक सर। चेंजेस हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है। एनीथिंग एल्स? ठीक सर है। आप अपना बता दीजिए। अरे मैं सर एकदम ज्यादा मस्त। चेंजेस तो सीआरबीसी में है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, सारे लॉ में चेंजेस हैं। उसको हम कवर करेंगे, परेशान मत होइए। सर पुराने वाले से लेकिन नए वाले में सेक्शन बढ़ा दिए गए हैं सीआरपीसी में। अरे सेक्शन बढ़ा दे घटा दे, हम्म। कोई फर्क, टेंशन मत लो। चीजें सेटल हो जाएगी अपने आप। और अभी देखना, पीआईएल इतने फाइल होंगे, इतने केसेस कोर्ट में जाएंगे, और कई सारे प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर यस किए जाएंगे। सर। अभी तो शुरुआत है, अभी देखो तो सही आगे आगे। ठीक है। हम्म। चलिए ठीक है, फिर इसको मैं यहीं रोकता बेस्ट हूँ। ओके क्रिमिनल सर। एडवोकेट कैसे बने थैंक सर? यू सर। क्या, कौन सा एडवोकेट? बेस्ट क्रिमिनल एडवोकेट सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बेस्ट क्रिमिनल एडवोकेट। कहाँ से हैं आप?
सर रोहतक हरियाणा। ओ वेरी गुड, फिर बन सकते हैं आप। क्रिमिनल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई क्रिमिनल प्रैक्टिस जो वकील साहब कर रहे हैं उनके पास रह के सीखिए। सिर्फ लॉ ही नहीं सीखिए, उनसे उनसे ये भी सीखिए कि क्रिमिनल से कैसे डील करते हैं वो, क्रिमिनल को कैसे टाइट करते हैं वो। तो उनके पास रह के यदि कुछ दिन सीखोगे ना, कुछ महीने कुछ साल, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप क्रिमिनल केसेस करने लग जाएंगे। ठीक है। सर दिल्ली करनी है प्रैक्टिस, आपके पास कर लें सर 30,000। मेरे पास वैकेंसी अभी नहीं है, कोई और एडवोकेट आपको यदि मिल जाए तो वहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट प्रयास करते रहिए और कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो सीख जाएंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो, हेलो। ऑल द बेस्ट। हाँ, यस यस यस। सर यूट्यूब पे अपलोड कर देना सर वीडियो। यूट्यूब पे कर दें? ठीक है, कर देंगे। जी जी और कुछ? ठीक सर ठीक। सर एक सवाल था, हाँ हाँ। थोड़ा पर्सनल सा। अच्छा, पर्सनल सर आप देख लीजिए कि यहाँ पूछा जा सकता है, क्योंकि एक ने बोल दिया नहीं नहीं यूट्यूब पूछा, यूट्यूब पे भी बिल्कुल कर। बिल्कुल बिल्कुल पूछा तो जा पूछिए सकता फिर, है। तो फिर पर्सनल थोड़ी हुआ, वो तो पॉलिटिकल हो गया, पर्सनल पूछिए। क्या हुआ? सर आप घर नहीं जाते हैं क्या, अरे मतलब भाई यार, तुम मेरा पर्सनल क्यों ले लिया यार? तुम अपना पर्सनल पूछो दूसरे। मेरा पर्सनल पूछ रहे हो। ओरिजिनली वही क्वेश्चन था। सर घर छोड़ दो, मैंने अभी तो बताया मैडम को। सर 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 यस। इनसे मैं बड़ा इंस्पायर हो गई सर। मेरा पर्सनल पूछ रहा है भाई, मुझे लगा अपना पर्सनल पूछ। चलो ठीक है। सर ये एक यस। अलग टाइप का एडवोकेट आने लगे, एआई वाले। एआई वाले कुछ नहीं होंगे, वैसे घूम जाएंगे वो। एआई से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी सर समय नया लगेगा। हाँ। एडवोकेट खुद अपने नाम के आगे लगा रहे हैं, एआई एडवोकेट। अच्छा, कहाँ पे? मुझे नहीं पता। ऐसी सर वीडियो पे देखा था मैं, रियल नहीं देखा हूँ। अच्छा, पता नहीं भाई, ये सब ऐसे एडवोकेट, कलाकार एडवोकेट से मुझे भी मुझे नहीं पता एआई एडवोकेट क्या होते हैं। आई हैव नो आइडिया। ठीक है। सर यस। मतलब सर वो एआई के केस हैंडल करेंगे। मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए। मेरे ये मेरे पर्सनल नहीं होना चाहिए, बस अब अपना पूछिए। इट इज रिलेटेड टू आवर फील्ड ओनली सर। यस प्लीज और आस्क। सर ये अभी बहुत सारे क्रिमिनल केस सर होते हैं सर, तो ज्यादातर सर पुलिस लोग खुद सेटल कर लेते हैं अंदर। कोई 307 भी हो गया या कुछ भी हो गया तो ये लोग सर अंदर खाने ही सेटल कर लेते हैं। और सर कितने काम में सर वकील वगैरह पहुंचते भी नहीं है। क्या क्या, दोबारा दोबारा बोलिए, ये बात आपके पार्टी समझ है में नहीं आई, दूसरा सेंटेंस नहीं समझ में आया। सर कितने सारे पुलिस कितने काम सारे? बहुत सारे काम आते हैं अरे criminal के। किसका माई कौन है यार इनके अलावा, बाकी? हाँ हाँ, जुबैर जी सर बताओ। यस क्रिमिनल केस में सर बहुत सारे मैटर बहुत सारे रहते हैं सर, यस। लेकिन पुलिस लोग अंदर खाने के अंदर ही पूरा सब सेटलमेंट कर लेते। 307 का मैटर हो गया या कुछ भी छोटा मोटा हो गया, यहाँ तक कि सर वो लोग के पास इतना सारा पावर है, वो बेल भी देना चालू कर दिया सर। पहले बहुत काम आता था हमारे कोर्ट में गुजरात में, लेकिन अब बे सर वो सब काम हाथ से निकलते जा रहा है और सब उस सब जितना भी काम है पुलिस वाले खुद अंदर खाने में पूरा पूरा वकील का काम खा जा रहे हैं सर। तो उसके अच्छा, लिए कुछ कर सकते कि नहीं कर सकते सर? तो बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी थोड़ी बेल दे देंगे सर? ने- बेल सिर्फ हाँ बेलेबल वाले में दे सकते हैं ना, बाकी हाँ सर। सेटलमेंट का आप क्या कर सकते हैं? देखो सेटलमेंट अब 307 ऐसे सेटलमेंट तो नहीं होता है एज पर लॉ, और कौन ऐसा कोर्ट है जो सेटल कर देगा 307 एक्सेप्ट द हाई कोर्ट? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। ऐसा एक मैटर है हमारी कोर्ट के पास, हमारे पास अभी कोर्ट में आया नहीं है। वो 307 का मैटर है तो पुलिस क्या सेटल कर रही है उसको अंदर ही ऐसे कैसे अंदर। सेटल कर दे? अंदर ही अंदर कैसे settle? वो हाई कोर्ट हो गई है क्या? तो वो सर उसके अंदर क्या अक्यूज को भी डरा, एफआई जो कंप्लेनेंट उसको भी जो डरा देते हैं, और वो जो अरे उसका ये तो बेवकूफी है, ये तो पुलिस पुलिस करप्शन करती है। If हाँ lower courts, including the sessions court, has no power to quash the offenses of 307, तो कैसे कर देगा पुलिस भाई? बड़ा आश्चर्य वाली बात है यार। अब ये और तो सर डरा के पैसे लेते हैं, ये तो करप्ट है, करप्शन है, सबसे ज्यादा करप्ट डिपार्टमेंट पुलिस वाला तो ये तो अलग चीज है, लेकिन लॉ इसको सपोर्ट नहीं करता। ऐसे कैसे क्वाश होगा? केस भी चलेगा, पैसे भी देंगे वो, और बाद में वकील भी करना पड़ेगा, और दोबारा यदि आ गया ना ऐसा क्लाइंट तो 4 गुना फी चार्ज करना, क्योंकि ज्यादा होशियार बनते हैं ये लोग।
ठीक है, हम्म। तो सर ऐसे सेटलमेंट नहीं हो केसेस सकता में है। सर ऐसे केसेस में पुलिस वाले को सिर्फ सस्पेंड करके क्यों यस, छोड़ते हैं? सस्पेंड करके आप कीजिए तो सही। आप उसका डिपार्टमेंट तो वो तो अपने फेवर करेगा, ये तो करप्ट एक करप्ट दूसरे को करप्ट को तो फेवर करेगा। आप कोर्ट में ले जाओ ना इनको, फिर देखना कैसे हाफते हैं ये। लेकिन और दिक्कत सर है कि कोर्ट में ले नहीं जाते हैं ना। वकील का जो काम होता है ना सर, जो उनको काम मिलना चाहिए, ये पुलिस वाले ही खा जाते हैं सर ज्यादातर तो। अरे कितना भी खा लेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है, आपका वो काम जितना इंटेलेक्चुअल है, वो इंटेलेक्चुअल क्लास थोड़ी है। वो तो ऐसे ही सेटलमेंट कराएगा, सेटलमेंट कराना इंटेलेक्चुअल क्लास का थोड़ी काम है। सेटलमेंट कराता रहे, सेटलमेंट कराएगा, उसको आप चैलेंज कर दो, वो सेटलमेंट कभी होगा ही नहीं। काम क्या खाएगा? आप काम को जो है ना, आप अपने स्किल को डेवलप करो, उसको शार्प करो। ठीक है, ये मैं समझ रहा हूँ, बट प्रैक्टिकल सर लेवल पे लोकल लेवल पे समस्याएं हैं, बट आप बड़ा सोचो कुछ। हमें ओके लगता है सर। सर खा लेंगे, पचा नहीं पाएंगे, वो लोग फिर से बचा आएंगे। नहीं पाएंगे, वेरी राइट, बचा नहीं पाएंगे। मैं तो सर खास करके बहुत एक्टिव रोल प्ले करता हूँ ऐसे केसेस में, जहाँ पे मुझे ये सुनने को मिलता है कि जी क्लाइंट जो है वो पुलिस को पैसे दे करके वो जो है सोचा कि उसको क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देगा, कुछ और कर देगा। तो उसका हिसाब बहुत तरीके से करते हैं, फिर ऐसे में पुलिस के साथ साथ क्लाइंट भी जाएंगे, इलीगल काम कर रहे हैं ना, करप्शन। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था और सर एक रिक्वेस्ट थी। यस यस, रिक्वेस्ट कीजिए और क्वेश्चन भी पूछिए, जल्दी पूछिए लेकिन। सर क्वेश्चन ये है कि अगर आपके ऑफिस में इंटर्नशिप हो तो हमें कैसे अपडेट मिलेगा कि है या नहीं है? और इंस्टाग्राम, रिक्वेस्ट ये ओनली इंस्टाग्राम ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रीच है इंस्टाग्राम पे। तो आप इंस्टाग्राम यदि आप फॉलो करते हैं मुझे, तो वहाँ मैं स्टोरी लगाता हूँ जब भी वैकेंसी अराइज होती है मेरे ऑफिस में या किसी मेरे जानने वाले के ऑफिस में। तो यदि आप वहाँ जुड़े हैं हमसे तो वहाँ से ज़्यादा जुड़े अच्छा हुए है। हैं सर। थैंक यू तो सर। रिक्वेस्ट ये है सर कि अभी बहुत सारे जैसे लीगल एडवोकेट ना ऑनलाइन इंटर्नशिप करा रहे हैं, तो ऑफलाइन क्या तो कर रहे आपसे हैं बहुत ऑनलाइन? इंटर्नशिप ऑनलाइन कराते हैं, जैसे कि पर डे 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट देके। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन आपसे सीख पाएंगे सर। तो यही रिक्वेस्ट थी कि यू विल ट्राई टू गिव टाइम ऑनलाइन टाइम 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 इशू है, समय का इशू है मेरे पास। Okay, sir. क्योंकि I have a question. यस सर, प्लीज In आस्क। in an offense under the JJ Act or POSCO Act, whether the accused can move for grant of anticipatory bail or not. दिस इज वेरी डिबेटेबल टॉपिक। अभी क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, मींस द लॉ इज नॉट सेटल्ड, इवन सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट सेटल्ड द लॉ। अभी थोड़े दिन पहले तो ये बात उठी रही थी कि एंटीसिपेटरी बेल होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसका जो पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव है उसके अगेंस्ट है। हालांकि देयर आर फ्यू हाई कोर्ट्स तो बेल ग्रांट किया है पॉक्सो एक्ट में, जेजे एक्ट में, एंटीसिपेटरी बेल। बट इस पे लॉ सेटल नहीं है एज पर माई नॉलेज, अभी भी सेटल नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। 2-4 हाई कोर्ट हैं जो दिए हैं, इंक्लूडिंग पटना हाई कोर्ट, मैंने पढ़ा है कुछ जजमेंट को इस पे। सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ बोला है क्या? आई हैव नो आइडिया। And what about moving the High Court under Section 482 of CRPC? यस, 482 में उनके पास पावर तो है, और शायद इसी वजह से एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना कि एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बात करता ही नहीं पॉक्सो एक्ट और जेजे। पॉक्सो एक्ट को छोड़ दें, स्पेसिफिकली जेजे एक्ट की यदि बात करें तो बात करता ही नहीं, क्योंकि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जेजे एक्ट, और रेडर टू से पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट नहीं है उसको, पॉक्सो एक्ट में जो प्रोविजंस हैं, जेजे एक्ट में जो प्रोविजंस हैं वो रिफॉर्मेटिव है। जैसे अभी बच्चे ये जो हुआ महाराष्ट्र में, क्रैश हुआ है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, उसमें बच्चे को बाहर कर दिया, क्योंकि द ओनली पर्पस इज टू रिफॉर्म दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। तो उनको बाहर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात यह है कि उनको क्या जो मैकेनिज्म है, कितने दिन अंदर रह करके कितने दिन काउंसलिंग हुआ और कितने दिन उसको रिफॉर्म करने का प्रयास किया, कितना ट्रेनिंग हुआ, ये जरूरी है। और ये तभी हो सकता है जब एक सेटअप हो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये सेटअप होता है, इसीलिए उनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिया जाता है कि तुम थोड़े दिन रह लोगे ना तो आप सीख जाओगे, आप रिफॉर्म अच्छे तरीके से करोगे। ऐसे कई सारे बेल के एप्लीकेशन को मैंने फाइल किया दिल्ली में, इन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, यहाँ पे मैंने फाइल किया है। और यहाँ पे जो है ना, नॉर्मल जो प्रोविजन बेल का होता है उससे काम नहीं चलता है। यहाँ पे हमें एक और
नया आर्गुमेंट करना पड़ता है कि जी जितना सीखना था ना ये सीख लिया, ये सफिशिएंट टाइम रह गया। तो जो ऑब्जेक्टिव है, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज सेटिस्फाइड एंड देयरफॉर नो मोर कस्टोडियल इंटरोगेशन और कस्टोडियल। I think section 12 of the JJ Act, which provides for bail, राइट राइट राइट। and irrespective of the nature of offense, juvenile is entitled to grant of bail is mandatory. यस, ये है, बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। बट अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, यदि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मेरा खुद का कुछ एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर एक्ट में, जिसमें ये जो मैंने अभी बताया आपको, डिस्पाइट ऑफ बेल का प्रोविजन तो है ही, देयर इज अ प्रोविजन, स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ बेल, और उसी वो प्रोविजन इसलिए है सो दैट यू कैन फाइल दैट एप्लीकेशन। कोर्ट कैन नॉट आस्क यू कि आप किस प्रोविजन में आपने बेल फाइल कर दिया, तो बेल प्रोविजन तो फाइल है, लिखा हुआ वो फाइल आपने कर दिया। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली अब प्रोविजन तो 436, 37, 38, 39 है हमारे सीआरपीसी में, बट प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, अरविंद केजरीवाल का केस देख लें, किसी और केस का केस देख लें, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। तो वैसे ही चीज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वहां भी है, और वहां पे मेन यही इशू आता है कि जी इसको रिफॉर्म यदि करना है, जो इस एक्ट का बिल्कुल पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव और पर्पस विल नॉट बी फुलफिल्ड इफ द चिल्ड्रन विल बी केप्ट आउट ऑफ द चिल्ड्रंस होम। और चिल्ड्रंस होम्स में उनके अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनके काउंसलर्स हैं, तो वो लोग काउंसलिंग करते हैं, और आफ्टर आफ्टर 1 month, 1.5 और 2 months मे बी यू कैन फाइल। क्योंकि शुरुआत में आई नेवर सजेस्ट टू एनी क्लाइंट जिनका बच्चा यदि पकड़ा गया है किसी भी ऑफेंस में, उनको बेल मिल ही नहीं सकता है। यदि आप आज पकड़ा गया कल ही लगा दोगे, नहीं मिलता है बेल। ये मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, किताब में कुछ और लिखा है लेकिन ये होता नहीं है। तो उसको रिफॉर्म करने का प्रयास किया जाता है, और हमेशा यही क्वेश्चन पे अटकोगे कि ऐसा रिक्वायरमेंट क्या है, अभी क्यों ले जाओगे, और यदि चला जाएगा तो कल आज चाकू मारा है, कल उसको बंदूक चला देगा, फिर तब क्या करोगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है। और एंटीसिपेटरी बेल की बात जो आपने कही है, यू आर राइट, यही कारण है एंटीसिपेटरी बेल नहीं होना, वहां पे अप्लाई नहीं होला। हालांकि कुछ हाई कोर्ट्स ने ऐसा किया है by using the specific power under 482 of the CRPC, उन्होंने ऐसा कर दिया है। 482 read with the provisions of the bill उन्होंने कर दिया है, but this question is still debatable and this is not settled yet। मेरे हिसाब से तो यही है अभी तक मैंने जो रिसेंट पढ़ा है। बाकी कुछ सुप्रीम कोर्ट का आया होगा तो नहीं पता। ये सुप्रीम कोर्ट में एक बार रेफर भी किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बट उसमें क्लैरिटी नहीं आई अभी, इट इज येट टू बी डिसाइडेड। सर यस सर मैं सर आपने ऐसा है अभी एक ड्राफ्टिंग का कोर्स चालू किया सर, अब आप ये एक लेवल पे आ गए, अब सर आप एक और एक कोर्स ओपन करेंगे क्या सर? ड्राफ्टिंग खत्म भी हो चुका है, और एक आध दो टॉपिक रहता है वो हो जाएगा। एक्चुअली टाइम कंस्ट्रेन होता है ये, दिस इज द ओनली रीजन, अदरवाइज आई रियली वांट टू कंट्रीब्यूट इन एजुकेशन सेक्टर, बट दिक्कत है कि समय नहीं हो पाता है। अब वकालत छोड़ के तो ये काम नहीं कर सकते हैं ना सर। मेरा तो आपको ये बोलना है सर कि आपने अभी एक कर दिया, लेकिन सर क्रॉस एग्जामिनेशन पे कुछ आप हमारे लिए कुछ ऐसा कुछ बेटर हम कर सके, इसके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन सर वो करना बहुत। सर क्रॉस एग्जामिनेशन आप तभी सीख पाएंगे जब क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, ये एक्चुअली करते हुए देखेंगे। ये आपको बड़ा प्रैक्टिकल चीज है, और उसको सीखने के लिए किताब से तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। सर उसकी थियरी होती है ना सर, थ्योरी वगैरह ठीक है, वो सारी चीजें मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं सीखेंगे ना, तो उस पर पकड़ नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पाएगा आपका। वैसे थ्योरी है इसमें, आपको बेसिक चीजें बताई जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे क्या करना चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, कब पूछना चाहिए, कब नहीं पूछना चाहिए, कब ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। जो मूवी में दिखाता है आई ऑब्जेक्ट और हाथ उठा करके, ये सब होता नहीं है एक्चुअली वो प्रैक्टिकल लाइफ में। बट एनीवे किया जा सकता है वैसे, लेकिन फिर भी यदि मैं कितना भी एफर्ट लगाऊं तो आप 50, 55, 60% से ज्यादा नहीं सीख पाएंगे आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, जब तक खुद नहीं देखेंगे वहां।
सर ये लगता है एज पर केस होता होगा डिफरेंट। यस यस, डिपेंड, इसीलिए मैंने बोला ना कि कोई यूनिवर्सल चीज जो है ना, सिर्फ गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस बता सकता हूँ, कुछ केसेस को मैं शेयर कर सकता हूँ। मैं ये सोच रहा था कि एक कोई ऐसा कोर्स आए जो, मतलब मैं जो भी केस करूं, जैसे मेरे जितने भी जैसे भी कोर्स है, चाहे सीआरपीसी हो, ड्राफ्टिंग हो, इसमें सारे के सारे जो भी केसेस मैंने बताए हैं, जो भी ड्राफ्टिंग बताए हैं, जो मैंने खुद ड्राफ्ट किया वही बताया। ऐसा नहीं किसी का कॉपी ले लिया, किसी का पेस्ट कर दिया, इधर से कॉपी पेस्ट करके। उसमें कॉन्फिडेंस ना मुझे आएगा ना आपको आएगा। तो जो मेरा केस था, मैंने कई बार एफआईआर पढ़ा करके, उसके एविडेंस को पढ़ा करके, और ताकि आप कनेक्ट कर पाए। तो कुछ ऐसा मेरा प्लान जरूर है कि जो मैं केस करूं, उस केस पे क्या हुआ है, मतलब मान के चलो प्रॉब्लम क्या होता है जब लॉ स्टूडेंट बाहर निकलता है, तो उसको कोई एक्सपोजर नहीं होता कि केस शुरुआत कब होता है, कौन सा स्टेज कब आता है, कब खत्म होता है। जैसे आज ही मैंने स्टेज के बारे में बात की कि कौन से स्टेज पे प्रोवाइड किया जाएगा लीगल एड। तो स्टेट ने कहा कि नहीं, जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा, जब ट्रायल शुरू हो जाएगा तब। अब ट्रायल कब शुरू होगा, उससे पहले और भी स्टेजेस हैं। तो स्टेज हर एक केस का अलग अलग होता है। डोमेस्टिक वायलेंस में अलग अलग स्टेज है, क्रिमिनल लॉ में अलग अलग है, सिविल वाले में अलग अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में रीट में चले जाते हैं अलग है, अपील में अलग है। तो इतने डाइवर्सिफिकेशन है कि आप एक कर भी लोगे तो नहीं कर पाओगे। तो मेरा ये जरूर दिमाग में चल रहा है कि यंग लॉ स्टूडेंट्स को यदि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी है, जिसका मैं एकदम धुरंधर समर्थक हूं कि आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कीजिए, भले बाकी सारे एडवोकेट मेरे जो है ना वो करते हैं, बट ये जरूरी है कि इंडिपेंडेंट जब तक नहीं करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे। जब तक खुद प्रेशर नहीं झेलोगे तब तक वो फील नहीं आ पाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और हमेशा लगेगा कि सीनियर तो है ही। अरे यदि विराट कोहली और रोहित शर्मा यदि रिजाइन नहीं करता, रिजाइन क्या बोलते हैं उसको, रिटायरमेंट यदि नहीं होता, तो नए वाले को मौका नहीं मिलता। वो सीखते नहीं, और सीखेंगे तभी जब पिच पे खेलेंगे सर, खड़े रह करके नहीं सीखेंगे। इसीलिए रिटायर करना जरूरी है। सारे लोग शौक मना रहे, भैया दोनों चला गया, अरे जाने दो, उसके जाने से और उसके जैसे लोग आएंगे। तो वही चीज यहाँ भी अप्लीकेबल है कि जब तक आप नहीं सीखोगे, और सीखना कैसे है, यदि मैं शेयर करूं जो केस मैं कर रहा हूं, उसको यदि शेयर करूं क्लास में, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि मेरा प्रोफेशनल एथिक्स बीच में आ जा रहा है। यदि मान के चलो कोई अब सिखाऊंगा तभी जब मैं क्लाइंट का के बारे में, उस केस के बारे में बताऊंगा, और केस सेंसिटिव है, तो उसमें 50 लोग आ जाएंगे मेरे जो पीछे लगे हुए हैं, इतने सारे जो दुश्मन खड़े हो गए हैं कि जी ये तो प्रोफेशनल एथिक्स का वायलेशन कर रहा है, बार काउंसिल को लेटर लिख दो, ये कर दो वो कर दो। इसलिए मैं बहुत पर्टिकुलर होता हूँ, इंक्लूडिंग ड्राफ्टिंग के क्लास में या किसी और क्लास में, जब भी मैं शेयर करता हूँ तो जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, और वो भी क्लोज ग्रुप में होता है। बट फिर भी लॉ तो लॉ है। और जहां तक एडवोकेट्स एक्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स की बात है, वो बिल्कुल स्पेसिफिक आता है कि आप अपने क्लाइंट के इन्फॉर्मेशन को नहीं शेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इशू यहाँ पे आता है। यदि गुड फेथ में यदि मैं करूं भी तो थोड़ा सा इशू यहाँ पे है, लेकिन कर सकते हैं। और ये प्रॉमिस यदि सारे स्टूडेंट्स करें कि जो भी उस कोर्स में होंगे, कि वो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पढ़ाई के अलावा और किसी भी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, तो शायद ये संभव है। हो सकता है आपसे एक अंडरटेकिंग लिया जाए कि हाँ आप ऐसा करेंगे, ताकि मैं सेफ हो सकूं कि जी मैंने ये अंडरटेकिंग लेकर के, मैंने एजुकेशनल पर्पस है। क्योंकि सीखोगे कैसे, नहीं सीखोगे। अब जैसे मेरे साथ इंटर्न भी होते हैं, एसोसिएट भी होते हैं जो मेरे ऑफिस में काम करते हैं, उनको भी तो पता होता ही है कि उस केस में क्या हुआ, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। यदि वो भी फाइल गायब कर दें और फाइल इधर उधर शेयर करें, तो मुझे ही हेल्ड किया जाएगा कि भैया तुमसे गायब हुआ है, तुम जवाब दो। तो ऑफलाइन में तो हमें कंट्रोल है, ऑनलाइन में मुझे नहीं कंट्रोल है। कौन क्या करेगा, कौन कहाँ स्क्रीनशॉट लेके कहाँ क्या कर दिया, हु नोस। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल इशू है। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग डे बिफोर यस्टरडे कि कुछ इस तरीके का यदि अंडरटेकिंग लिया जाए कि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो शायद शायद संभव है जो मैं कोर्ट में सीख रहा हूँ, शायद मैं किसी कोर्स में बच्चों को ट्रांसफर कर सकूं, जो शायद उनके लिए फायदेमंद हो। लेकिन ये जो लॉ का प्रैक्टिकल समस्या है, वो मैंने आपको बताया कि ये सारी समस्याएं हैं। देखते हैं यदि कुछ निकल के आता है। यस सर, यस सर। सही है, अंडरटेकिंग लेके तो हो सकता है। हाँ, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्योंकि जब मैं लॉ कंप्लीट किया तो, या कोई भी कंप्लीट करता है, तो पता ही नहीं होता करना क्या है। यदि मान के चलो कि ऐसे 100 यदि मैं एक कोर्स बनाऊं और मैंने कह दिया कि जी मैंने 50 केस इसमें डील करना है, और 50 केस को, और टाइम वाइम नहीं पता मुझे कब होगा कंप्लीट, ऐसा नहीं प्रेशर कि तुम जल्दी करो, अरे कोई मजाक चल रहा है क्या, केस जब कोर्ट चलेगा तभी तो बताएंगे उसमें क्या हुआ।
तो जैसे जैसे वो केस आगे बढ़ेगा, मान के चलो कि हम 20 या 25 50 जो भी है 20 केस भी यदि हम अलग अलग, जैसे एक डोमेस्टिक वायलेंस का ले लिया, एक 125 का ले लिया, एक क्रिमिनल केस ले लिया, एक सिविल केस ले लिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस, मतलब इस तरीके से यदि 20-25 केसेस को उसके बिल्कुल ऑर्डर सीट के साथ कि जी ये कंप्लेंट बेयर कंप्लेंट था, या उसको छोड़ो, उससे पहले क्लाइंट आया, उस वहां से शुरू करना कि क्लाइंट ये आया और उसके बाद जो है ये बातें हुई, क्लाइंट कन्वर्ट हुआ, फिर हमने कंप्लेंट ड्राफ्ट किया, कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज नहीं किया, फिर हमने क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर एफआईआर दर्ज हुआ, फिर क्या हुआ, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए लास्ट में क्या डिसीजन हुआ। यदि इस तरीके से यदि हम 15-20-25 केसेस अलग अलग प्रोविजंस के, अलग अलग सेक्टर के, सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इस तरीके के, तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस जो स्टूडेंट्स का है, वो जो 3-4 साल लग जाते हैं बनने में, शायद 1 आध साल में बन जाए, या और उससे कम में ही बन जाए। बट इसमें जो समस्याएं हैं वो मैंने आपको बताया है कि ये समस्या है इसमें। सर देखते हैं। यस, इसमें हम ये भी तो कर सकते हैं, जब आप ये एप्लीकेशन बनाइए तो एक अलग से एप्लीकेशन बनाइए, जो भी ये कोर्स खरीदेगा वो आपको, जैसे किसी भी हम फॉर्म को भरते हैं तो जो प्रोविजंस रहते हैं वो सारा हम फुलफिल करें, तभी आप वो कोर्स हमें बेचें। वो कर सकते हैं, बट स्टिल दिस ही सर वही हो सकता try है। to understand this thing, that the purpose of the course is not to earn money. So हाँ सर, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि देखो यहाँ पे यदि कोई इंफॉर्मेशन लीक आउट होता है, मान के चलते हैं, और किसी तरीके से अपोनेंट को पता लग जाता है, एक जस्ट सिनेरियो में बता रहा हूं, तो मैं खुद ही नहीं पचा सकता हूं ये चीज को, कि मतलब पॉसिबल नहीं है। ये सबसे बड़ा थ्रेट ये है। और ऑनलाइन सिस्टम में यू नेवर नो, क्या पता किसी दूसरे एडवोकेट जो हमारा अपोनेंट है उसको हमारा क्या प्लान है, यदि वो आउट हो गया तो फिर दिक्कत है। तो मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, सर टीचर। ऐसा भी तो कर सकते। सर जो केसेस कंप्लीट हो गए हैं उसको तो बता सकते हैं ना सर? बता सकते हैं, इसीलिए मैं सोचा कि कुछ अंडरटेकिंग करके ये एक कुछ और सजेशन दे रहे थे, तो वन पर्सन वाज सर पार्टीज को डिस्क्लोज ना करो आप तो, जैसे पार्टीज के नेम डिस्क्लोज ना करो। बहुत समस्या होता है उसको समझने में, वो फिर ब्लैक आउट करो और ये करो वो करो, इतना समय ही नहीं मेरे पास यार, कितना करते हो। प्रैक्टिकल कोर्स बन सकता है सर, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन पे सर। एक एक करके सर बेस्ट एक प्रैक्टिकल कोर्स बन सकता है सर, आर्ट ऑफ क्रॉस बेस्ट एग्जामिनेशन। क्या बोल रहे हैं वो? बेस्ट, रुक जाओ मैं समझ गया, बेस्ट वाले क्या बोल रहे हैं वो बताओ। जो सर केस पूरी तरह से समाप्त हो गया है सर, उसी को सर क्लास में कीजिए सर, वो सबसे बेस्ट रहेगा। देखते हैं। वो समस्याएं इसमें एक्चुअली, ये कोर्स तभी आए, केस आप तभी समझ पाएंगे जब फर्स्ट डेट से पहले का जो हुआ वो तो बताना ही बताना है, उसके बाद जितने भी ऑर्डर सीट्स हैं, क्या आर्गुमेंट हुआ क्या नहीं हुआ, सारे ऑर्डर सीट्स लगाने पड़ेंगे, और एक एक केस में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये भी एक समस्या है। ठीक है, इट्स नॉट इजी, जितना आपको लग रहा है उतना आसान है नहीं ये चीज, लेकिन हाँ इसे सीखने को बहुत मिलेगा लोग, बच्चों को, ये बात सही है। तो लेट अस सी, देखते हैं। यस सर ये कह रहा था, और यस एक आध क्लास सर लीगल ड्राफ्टिंग की हो सकती है। प्रॉमिस है इसके लिए। एक एक करके बोलो, अदरवाइज मैं दोनों का कुछ नहीं सुनूंगा। सर लीगल ड्राफ्टिंग के लिए पूछ रहा था कि लीगल ड्राफ्टिंग का कोर्स क्लास हो सकती है क्या एक आध? तो लीगल ड्राफ्टिंग की ऑलरेडी कोर्स है, उसमें फ्री जो लेक्चर्स हैं आप देख लीजिए एक बार जाके, क्या दिक्कत है? ये लीगल नोटिस भेजने के लिए सर, जैसे अब इसमें स्पेसिफिक तो ऐसा नहीं है, स्टूडेंट वाइज वो कंपनी मना कर देगी कि मैं आपको बोल दूं ये लेक्चर देख लो, पॉसिबल नहीं है। और लेक्चर का रॉ फॉर्मेट मेरे पास होता भी नहीं है, वो सब टेक्निकल टीम करती है, तो मैं स्पेसिफिकली तो बड़ा मुश्किल है इसको करना। ठीक है, तो मैं लॉ ड्राफ्टिंग वाले स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ सर समझ रहा हूँ बात को, वो सारी बातें समझ में आ रही है, लेकिन जो आप कोर्स की बात कर रहे हैं वो कोर्स का पार्ट है, और एक स्पेसिफिक लेक्चर में कंपनी को बोल के आपको नहीं बता सकता कि इनको उसके लिए फ्री कर दो, ऐसा कोई मैकेनिज्म होगा भी नहीं, बड़ा मुश्किल है ये करना। ठीक है, तो आपको सीखना पड़ेगा ड्राफ्ट कैसे करना है, वो आप सीख लीजिए थ्रू एनी अदर मीन्स।
हो जाएगा, या फिर कभी मैं क्लास लिया तो फिर आपको नोटिफाई किया जाएगा, ग्रुप में रहिए। और कुछ एनी सजेशंस? सर आप जो अभी ये जो सोच रहे हैं सर, ये अभी आपका जो नया आप कुछ थिंकिंग कर रहे हैं, तो सर आप फ्रॉम द बिगिनिंग केस कैसे शुरुआत होता है टिल डिस्पोजल, यस उसमें आर्ग्यूमेंट यस, आ गया, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन आ सारा गया, चीज सारा चीज उसके अंदर जजमेंट आ गया, सारा चीज, सारा यस कुछ इंक्लूड हो जाएगा। यस। लेकिन इसमें समस्या ये है कि चार्जशीट मुझे देना पड़ेगा, और चार्जशीट फाइल करेगा 1500 पेज का। अरे बहुत समस्या है इसमें, जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, इस पे बहुत सारी चीजें हैं। कितने सर सर लेकिन आप आपने जो बात कह दिया है ना सर, वो हमारे दिमाग को इतना खुजली कर देगा ना कि बस आप ले ही आइए सर प्लीज उस कोर्स को। देखते सर हैं हम हम लोग सर plan। पूरी तरह से प्रॉमिस करते हैं सर, आप निश्चिंत रहे इसके लिए अरे सर, वो कहीं आप कोई तो बिल्कुल कर सर देंगे, बिल्कुल। वो आप तो कर देंगे, लेकिन मेरा जो ड्यूटी है, ये ड्यूटी तो पता मेरा चला फिर कोई भी कोई सर दिस नहीं नहीं ड्यूटी, सर, no, try to understand, no, that is okay, I have complete faith on you all, but the only issue सर is, जो केस डिस्पोज यदि हो चुके हैं ना उनका ही करा दो आप। अरे वो भी नहीं कर सकते भैया, उसका भी अपील सर होगा, यदि आप उसका भी कुछ और आपका होगा, कोई अपील पे अपोनेंट अपील कोर्स होता रहेगा, हु कर दे नोस। तो क्या वही तो डर है कि मैं केस बताओ, मेरा कोई अपोनेंट वाला ही कोर्स कर ले तो मैं क्या करूंगा फिर, वहां तो मेरे क्लाइंट का नुकसान हो जाएगा ना। अब एक बार यदि सर पब्लिक आप डोमेन ना में एक आ गया। मीटअप रख लो पहले, और अच्छा लिमिटेड स्टूडेंट सर रखो फिर ऑनलाइन बैच में, किसी को ऐसे कर लो। चलो देखते हैं लेट सर अस जो सी। आपके कोर्स में सर है आप हम बस लोग उन्हीं सर, को प्रोवाइड करिए एक्सक्यूज सर। मी सर, हाँ हाँ, ऐसा नहीं कर सकता सर मैं, ऐसा एक्सक्यूज नहीं मी, कर सकता, यदि कोई कोर्स होगा तो ओपन टू ऑल पब्लिक होगा, ऐसा नहीं मैं, वो हो नहीं सकता ना, टेक्निकल क्योंकि चीजें सर भी है, बहुत फेथ आ सारी चीजें जाएगा ना आपको भी सर एक तरह से कि शायद देखते सर हैं, कुछ प्लीज। बट सर जुगाड़ निकालते हैं। सर यस हम लोग यस, तीनों कोर्स में है जो है सर, इतने तो में एक सेफ एक करके, रहेगा। एक एक करके बोलो, तीनों कोर्स, तीनों कोर्स। हम लोग तीनों कोर्स में है सर, तो इसमें तो कोई, तीनों कोर्स में वो लोग इन्वॉल्व हैं सर, सीआरपीसी, ड्राफ्टिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स सर। यस, तो सर हम लोग तो पूरे आश्वस्त हैं सर कि कहीं कोई मतलब डिस्क्लोज होने का कोई चांस ही नहीं बनता है सर, मतलब आपके अरे प्रति इतने मुझे निष्ठा है कि मुझे सर मुझे आपको मतलब आपके सोचे तो आपके अलग चीज, पर ऐसा सर। मुझे डाउट नहीं है, लेकिन स्टिल प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये मेरा ड्यूटी है, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन, आप समझो, बाय मेरा प्रोफेशन है एडवोकेसी, मैं उसके उसके वजह से हूं, तो उसके साथ तो मैं किसी भी इतना सा भी वो नहीं कर सकता हूँ, प्रोफेशनल एथिक्स को बहुत तरीके से लेना चाहिए। तो देखते हैं, कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं, प्लान करते हैं और फिर कुछ करेंगे, लेकिन बोनाफाइड यदि इंटरेस्ट है तो विल ट्राई, देखते हैं। और कुछ, एनीथिंग, एनी सजेशन, एनी अदर थिंग यू वांट टू शेयर? नो, नो सर। चलो ठीक है फिर, एंजॉय। सर हेलो यस यस यस, सर, क्वेश्चन था मेरा। पूछिए। जैसे मेरी मेरी दीदी रेंट पे रहती है, ठीक है, क्या रहती तो है? उसकी जो दीदी 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 कहाँ रहती है? मैं रेंट समझ, पे, रेंट हाँ पे रहती है, हाँ हाँ, शादी के बाद, ठीक है, हाँ तो हाँ। उनके सास जो है लास्ट स्टेज पे है, ठीक है, क्या तो है? उनका मकान मालिक बोल रहा है जो अरे उसकी उनको सास क्या है, पहले ये बताओ, सुनाई नहीं दिया मुझे। लास्ट लास्ट स्टेज पे है, मेडिकल में एडमिट है, लास्ट ओके स्टेज पे। ओके ओके, ठीक है, फिर? तो मकान मालिक बोल रहा है कि उनका बॉडी को घर पे नहीं लाने को और यहाँ से कोई काम नहीं करने को, क्या मरने के करने के बाद लिए तो मकान क्या मालिक बोल रहा है? जैसे उनको बॉडी को घर पे नहीं लाने को, हाँ, मतलब यहाँ पे नहीं लाने को, जहाँ जहाँ रेंट पे रहती है वहां पे नहीं लाने को, और वहां से कोई काम, मैं उसके बाद काम क्लियर कुछ नहीं करने को, सोना हुआ कुछ भी नहीं करने को दे रही परमिशन, तो क्या करे? पुलिस को कंप्लेंट करो ना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कहाँ का मामला है ये? दिल्ली का है क्या? सर यूपी का है, यूपी यूपी का का है, है? गोरखपुर। ठीक है, दिल्ली का होता तो बताते, पुलिस को कंप्लेंट करो, सब ठीक हो जाएंगे ये। सर ये ओके रेंट सर। पे लेके रह रहे हैं, वहां पे लाने नहीं दे रहे हैं। अरे कोई रेंट पे रह रहा है और किसी की डेथ यदि हो गई, तो ये कह रहे हैं कि हम्म। यदि वहां से हम जो भी प्रोसेस होता है और जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं, यदि वहां से करना चाहें तो मकान मालिक का नवाब है क्या कहीं का, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ओके सर, थैंक यू सर। पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, सर ठीक वो है। तो एक ही रूम के लिए या एक फ्लैट के लिए होगा ना, लिए होंगे या पूरा थोड़ी लिए होंगे? 3 रूम अपने लिया है, प्रेमिसेस में तीन अरे करेंगे रूम वो तो। लिया, कोई भी 10,000। प्रीमिसेस रहे, वहां से यदि करना चाहें तो करेगा, क्या दिक्कत? देख लीजिए वो जगह, वो आप डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, सर इनिशियली हम प्रैक्टिस में क्लाइंट इज कैसे लॉन्च क्या क्या करें?
इनिशियली सर क्लाइंट कैसे बनाए सर एडवोकेसी में? मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो लोग जानेंगे आपको, उसके बाद धीरे धीरे आएंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है साहब, मेहनत कीजिए बस, एक ही रास्ता। सर आपसे मिलना होता सर 30,000 की मिलना होता। मिलना है तो फिर आप दिल्ली आएंगे तो फिर बताएंगे, तो फिर मिलेंगे। सर जज्जर भी आए थे सर आप लास्ट टाइम? हाँ झज्जर तो आया था, किसी केस में आया था। मिलने के मन था सर, लेकिन पता नहीं चला आगे पीछे रहे आप। दोबारा दोबारा कभी आना पड़े तो बताएंगे। इंस्टाग्राम पे मैं वैसे पता लग जाता है लोगों को, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप वहाँ रहेंगे तो क्या चल रहा है वो पता लगेगा। अदरवाइज फिर मैं इंडिविजुअली इतना ना सर तो नंबर आप पता है आपके ना तो बहुत बड़े कुछ। फॉलोवर है सर, कोरोना पीरियड से आपको फॉलो कर रहे हैं सर, जब लॉ में एडमिशन लिया था उस टाइम से ही। अच्छा तो दोबारा आएंगे तो फिर बताएंगे आप, ठीक है? या सर दिल्ली आना तो सर बता, कभी दिल्ली आना तो रोहतक भी बताना। आना सर कभी। ठीक है, जरूर रोहतक के सर। मेरे स्टूडेंट इंटर्न्स वगैरह हैं रोहतक के, तो सर मेरा भी मन है आपके पास इंटर्नशिप करने का, वैकेंसी आउट हो तो सर मैं वैकेंसी आपके होगी पास तो ही आप करना चाहूंगा। इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, डोंट वरी। एनीथिंग एल्स? ठीक है सर, थैंक यू। यस सर, यस सर। यस बोलिए। सर मैं अभी आपने रेंट वो भाड़ा इसका बात किया ना, रेंट वाले का, वो हाँ तो सर मेरे को भी एक क्वेश्चन पूछना है सर उसी के ऊपर कि सर अभी किराएदार आया है, कुछ महीना रुका है यहाँ पे, वो हम्म। उसको बोले कि रेंट एग्रीमेंट करने का बोल रहे हैं, तो वो रेंट एग्रीमेंट नहीं कर रहा है, ऐसे ही रह रहा है। हमने बोले उसको बार बार, तो नहीं सुन रहा है। तो सर उसका कुछ सोल्यूशन होता है? क्यों नहीं सुन रहा है? उसको क्या दिक्कत आ रहा है? क्यों, क्या कराने नहीं चाहता रेंट एग्रीमेंट? नहीं, नहीं कराना चाहता है वो। फिर वो तो फिर अगर नहीं कराएगा तो हमको आगे जाके दिक्कत होगी। तो बस को बोल रहा हूँ तो नहीं, मैंने एक पुलिस पे एप्लीकेशन तो किया है, लेकिन पता नहीं वो वहाँ पे पुलिस वाले एप्लीकेशन में कैसा वो लोग एक्शन लेते हैं। लेकिन होता है क्या दूसरा कुछ अल्टरनेटिव सोल्यूशन है सर उसका? पुलिस तो पुलिस जो है वो उसमें वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। जी जी जी। हम्म। तो वो यदि नहीं हुआ है वेरिफिकेशन तो पुलिस का तो काम है वेरिफिकेशन करना, अदरवाइज करके कुछ होता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? हम मैंने सर लिखा है, मैंने हाँ तो रेंट एग्रीमेंट। उसको कर दीजिए और उसको हटाओ हटाओ यार, यदि नहीं नहीं कर रहा है तो फिर क्यों, क्या पता कोई सस्पिशियस एक्टिविटी करे, हु नोज। अच्छा सर, उसके पर कोई मतलब पुलिस एक्शन तो लेती है क्या अगर वो नहीं बोलेगा तो? ले नहीं लेगी वो जाने, आपका काम है, आप मैसेज वो कर दिए, उसका रिसीविंग रख लो, ताकि कल को आपकी लाइबिलिटी तो खत्म हो गई ना। जी जी, मैं तो रिसीव करके रख लिया सर, एक एप्लीकेशन देखी। वेरी वेल, चलो ठीक है। मैं Sir, इसको Excuse me, यस sir. यस right यस to property ceases to be a fundamental right as of now. यस But this remains as a legal right. यस। So can you file a writ in the High Court for enforcement of this under the jurisdiction of the High Court? Can you file it in the High Court? On several occasions I have filed in Delhi High Court. Suppose that your house is not legally constructed and then the municipal corporation has given you some notice that you comply with the notice or else I will demolish your house and so on. But this right, this right is not read in isolation. In these type of cases, the right to property will be mixed with the right to life. So obviously, you can go to the High Court to enforce the legal right, but you cannot approach to the Supreme Court for this, because Supreme Court entertains only the pure question of fundamental rights, the violation of the fundamental right. तो हाई कोर्ट में कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है ऐसा। जैसे जैसे प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो किस तरीके का, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आप कर रहे हैं? Immovable property. इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो किस तरीके का केस है, द विच टाइप ऑफ केस यू आर टॉकिंग अबाउट? जस्ट टू अंडरस्टैंड, यदि कोई एग्जांपल हो तो। मतलब ये तो एक एकेडमिक क्वेश्चन है जिसका तो आंसर मैंने कर दिया, बट मैं आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि Supposing you mix it with right to life. Right to हाँ, life, in that case, yes. in that case, you can also approach the Supreme Court also. यस, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली हाई कोर्ट एक्चुअली इंटरटेन्स, बट अगेन यू हैव टू शो दैट क्या हुआ है, ऐसा क्या लॉस हो गया, तो यू कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट, देयर इज नो डिफिकल्टी एज सच। जैसे मान के चलो कि स्पेसिफिकली विद द
दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे मान के चलो कि कोई क्लेम वगैरह है, वो आपका पैसा कहीं रखा हुआ है और रिलीज ही नहीं कर रहा, वो मेरा प्रॉपर्टी है, बट स्टिल the person or the state or the company is not releasing that amount for so and so reason, my claim, the claim which you are actually claiming, they are not releasing for whatsoever reason. So in that case you can approach to the high court. कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ऐसे केसेस में किया है। तो एकेडमिकली तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन प्रैक्टिकली यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो उसमें फिर अप्लाई करना पड़ेगा और उसको कहीं ना कहीं टैग करना पड़ेगा किसी दूसरे, उससे भी कर देंगे। इन केस यदि मान के चलो क्वेश्चन आता भी है तो दूसरे फंडामेंटल राइट से भी यदि उसको जोड़ देते हैं तो कुछ ना कुछ तो रहता है, तो मैनेज हो जाता है। तो यदि कोई क्वेश्चन आप स्पेसिफिक यदि आया तो बताएं, तो फिर उसको उस तरीके से आई कैन डील। यस सर कोर्स का सर एक्सेस ऐप सर पर नहीं मिल पा रहा है सर अभी सर, इसका लीगल एथिक्स का सर। क्या नहीं मिल रहा है? एक्सेस सर कोर्स का ऐप पर शो नहीं कर रहा है सर मेरा। हेल्पलाइन नंबर पे आप एक बार मैसेज कीजिए, क्यों नहीं कर रहा है, वो आप ही की गलती कारण हुआ होगा कुछ ना कुछ। नंबर आपको पता है 97 वाला, 9711933400, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, इस पे मैसेज कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट दे के भेजिए कि क्या गड़बड़ी आ रही है। ठीक है, ठीक है, इसको बंद करता हूँ मैं, फिर से बात करते हैं कभी और दूसरे से। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।